मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किए थे सॉल्यूशन का इंट्रोडक्टरी पार्ट, जिसमें हमने सॉल्यूशन का डेफिनेशन, सॉल्यूट सॉल्वेंट का डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। देन वी डिस्कस लास्ट टॉपिक इज कंसंट्रेशन एंड कंसंट्रेशन यूनिट्स। तो यहाँ पर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कंसंट्रेशन यूनिट्स जो होती हैं, कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए डिफरेंट यूनिट्स हम लोग यूज में लेते हैं। उनमें से फर्स्ट था वेट यूनिट। वेट यूनिट जो है एक्चुअल में क्या होगा वेट यूनिट में, कि यहाँ पर अपने पास सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन सभी वेट के फॉर्म में होता है। ठीक है, वेट के फॉर्म मीन्स ग्राम के फॉर्म में होगा, केजी के फॉर्म में होगा, तो उसे बोलेंगे हम वेट यूनिट। अब वेट यूनिट के अंदर फर्स्ट हम लोगों के पास है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज W/W। मास परसेंटेज मतलब कि टोटल जो अपने पास सॉल्यूशन है उसके अंदर सॉल्यूट का कितना मास प्रेजेंट है। क्योंकि यहाँ पर बात अपन कर रहे हैं परसेंटेज की, इसलिए हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि जो टोटल मास है सॉल्यूशन का वो 100 ग्राम है, और 100 ग्राम में से कितना पार्ट जो है वो सॉल्यूट का होगा। तो हमारे पास डेफिनेशन भी जो है इसी के अकॉर्डिंग बनेगा। क्या डेफिनेशन बनेगा अपने पास? The mass of component or the mass of solute dissolved in 100 ग्राम of solution। क्योंकि अपने पास सॉल्यूशन जो है वो टोटल कितना है 100 ग्राम से है। इसका मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट डिसॉल्व किया हुआ है, दैट्स द कॉल्ड mass percentage। The mass of component per 100 gram of solution is called mass percentage। यहां पर हम फॉर्मूला लिखे, सपोज mass of solute equals to W1 gram and mass of solution equals to W2 gram, then mass percentage W/W equals to amount of solute और mass of solute upon mass of solution W1/W2। अगर सपोज करो अपने पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट गिवन है, दोनों का अगर मास गिवन है, तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं W1 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। क्योंकि अपने पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट से क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनता है। तो अगर अपने पास डायरेक्ट सॉल्यूशन है, केवल सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास गिवन हो, तो उस केस के अंदर हम इन दोनों को ऐड करके सॉल्यूशन का मास कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद इस वैल्यूज को यहाँ पर प्लेस करते हैं। तो कुल मिलाकर बात हमारे पास यही है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का कितना पार्ट है, कंपोनेंट जो है उसका कितना अमाउंट डिसॉल्व किया है 100 ग्राम के अंदर, दैट्स कॉल्ड मास परसेंटेज। क्योंकि हम लोग यहाँ पर परसेंटेज निकाल रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने अज्यूम किया है 100 ग्राम सॉल्यूशन का मास। क्लियर है? तो ये अपने पास मास परसेंटेज यूनिट है। अगर सपोज करें हम लोग कि जो कंपोनेंट है उसका अमाउंट बहुत कम अमाउंट डिसॉल्व किया हुआ है, माइन्यूट अमाउंट डिसॉल्व किया हुआ है, तो जब अपने पास बहुत कम अमाउंट सॉल्युबल होता है सॉल्यूशन के अंदर, या माइन्यूट अमाउंट जो है डिसॉल्व होता है सॉल्यूशन के अंदर, तो उस केस में हम मास परसेंटेज की जगह यूनिट यूज में लेते हैं पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन का मींस क्या अपने पास कि पार्ट ऑफ कंपोनेंट, कि कंपोनेंट का मास है अपने पास जो कि किसमें डिसॉल्व किया अपने पास, मिलियन पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। और मिलियन का मतलब 10 लाख पार्ट हो गया अपने पास। तो यहाँ पर अपन मिलियन पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा W1/W2, क्योंकि परसेंटेज था तो मल्टीप्लाई क्या करना था अपने को 100, यहाँ हमने मल्टीप्लाई किससे किया 100 से, क्योंकि अपने को परसेंटेज कैलकुलेट करना था। इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100, ताकि परसेंटेज निकल जाए। ठीक है, क्योंकि अपने को क्या करना है 100 में से निकालना है, परसेंटेज निकालना है, मास परसेंटेज है, इसलिए हम लोग सॉल्यूशन को कंप्लीट 100 ग्राम अज्यूम करेंगे, चाहे कितना भी हो अपने पास। तो परसेंटेज निकालने के ऊपर क्या करते हैं, जो वैल्यूज है वो लिखने के बाद में उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज मेरे पास जो है कोई मार्कशीट है और उस मार्कशीट
6 के अंदर अपने पास लिखा हुआ है कि किसी स्टूडेंट्स के हिंदी के अंदर जो है वो अपने पास सपोज कीजिए 70 मार्क्स है, इंग्लिश में 85 मार्क्स है, और मैथ के अंदर अपने पास जो मार्क्स हैं वो सपोज 99 मार्क्स है, साइंस में 100 मार्क्स हैं। ठीक है, तो टोटल अपने पास कितना हो गया? टोटल हो गया अपने पास 400। अब हमें पूछा अपने से कि 400 में से जो साइंस है उसका कितना परसेंटेज है, 400 में से साइंस का कितना परसेंटेज है। तो ये 400 क्या है? कंप्लीट सॉल्यूशन है, और ये सब क्या है? सॉल्यूट पार्टिकल्स है। तो अपने को क्या करना है? केवल साइंस का परसेंटेज निकालना है। तो क्या करेंगे? वैल्यूज ऑफ साइंस यानी मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो कितना आ गया अपने पास यहाँ पर जो अपन ने सॉल्व किया इसके अंदर? और 25%। तो साइंस कितना परसेंट हो गया? 25% हो गया। एग्जैक्टली वही चीज अपन ने यहाँ पर किया है। अब मैंने क्या कहा कि अगर मेरे पास सॉल्यूट जो है वो माइन्यूट के फॉर्म में हो या बहुत कम अमाउंट में डिसॉल्व हो, तो उस केस के अंदर अपन यहाँ पर परसेंटेज की जगह पर मिलियन यानी पार्ट पर मिलियन वर्ड जो है वो यूज में लेते हैं। और पार्ट पर मिलियन के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ppm इक्वल्स टू मास ऑफ कंपोनेंट, मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। मल्टीप्लाई 10⁶। ठीक है, तो अगर अपने पास कोई बहुत ही कम अमाउंट डिसॉल्व होता है तो उस केस में ppm यूज में लेते हैं, या अगर और भी कम अमाउंट डिसॉल्व हो तो उसके लिए हम ppb यूज में लेते हैं। ppb का मींस क्या होता है? पार्ट पर बिलियन, बिलियन आ जाएगा यहाँ पर, और बिलियन आते ही कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, 10⁹। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों ने देखा होगा तो बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं या अपने पास कोई भी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का जो पार्ट है उसमें हमने लास्ट ईयर देखा था कि ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन सॉल्युबल है, CO2 सॉल्युबल है, कितना अमाउंट में होता है? अपन कहते हैं 10 ppm है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि उसकी सॉलिबिलिटी वाटर के अंदर बहुत कम होती है, इसलिए हम लोग वहां पर जो कंसंट्रेशन यूनिट्स यूज में लेते हैं वो क्या यूज में लेंगे? ppm और ppb। तो क्लियर रखना अपने पास कि अगर अपने पास कोई सॉल्यूट जो है वो बहुत कम अमाउंट में सॉल्युबल होता है तो उस केस में ppm या ppb यूनिट यूज में लेते हैं। चेंज केवल इतना सा है कि यहाँ परसेंटेज 100 निकलता है और ppm 10⁶ में से अपन कैलकुलेट करते हैं। और ये दोनों यूनिट अपन किसमें स्टडी कर रहे हैं? वेट यूनिट के अंदर बात कर रहे हैं। नेक्स्ट अपने पास वेट यूनिट के और भी अपने पास जो है यूनिट्स हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि सिमिलरिटी की बात कर रहे हैं इसलिए मैंने पहले यहाँ पर वॉल्यूम परसेंटेज लिख दिया है। ठीक है, जैसे अपने पास मास परसेंटेज था वैसे पर क्या कर रहे हैं? वॉल्यूम परसेंटेज निकालते हैं। वॉल्यूम परसेंटेज में क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे यहाँ पर 100 ग्राम सॉल्यूशन था वैसे क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट पर 100 ml सॉल्यूशन इज कॉल्ड वॉल्यूम परसेंटेज। तो अपन क्या लिखेंगे? वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। इट्स कॉल्ड वॉल्यूम परसेंटेज। मास वॉल्यूम परसेंटेज, मास ऑफ कंपोनेंट सॉल्युबल इन 100 ml सॉल्यूशन, सेम चीज है तीनों का तीनों अपने पास, इसलिए अपने परसेंटेज के अंदर इसको लिया है। अदरवाइज ये अपने पास वॉल्यूम यूनिट है, वॉल्यूम और ये वेट वॉल्यूम यूनिट है। ठीक है ना, बट अपने पास यहाँ पर सिंपल तरीके से इसको एक्सप्लेन करना है, सिमिलरिटी है सबके अंदर, इसलिए हमने तीनों को एक साथ लिखा है। थर्ड अपने पास क्या है? मास वॉल्यूम यूनिट। तो क्या हो गया अपने पास? मास ऑफ कंपोनेंट इन 100 ml सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, तो ये जो यूनिट्स हैं वॉल्यूम और मास वॉल्यूम यूनिट है या ppm ppb भी है, ये अपने पास यूनिट जो है केवल रिमाइंड रखनी है, अपने को दिमाग में रखना है। इन पे बेस्ड क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल्स जो होते हैं बहुत रेयर केस में आते हैं। ज्यादातर जो न्यूमेरिकल बनेंगे वो अपने पास मास परसेंटेज में बनता है या वेट यूनिट के जो अदर अपन पॉइंट डिस्कस करेंगे उसमें बनेगा। ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो अपन ने 3 एक्स्ट्रा पॉइंट्स के साथ इंक्लूड किया है, ये केवल समझने के लिए था क्योंकि परसेंटेज 100 की बात चल रही थी, इसलिए हम लोगों ने परसेंटेज के साथ इन सबको कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो ये अपने पास हो गया कुछ यूनिट्स, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज एंड पार्ट पर मिलियन। क्लियर है ये अपने पास? ठीक है, अब हम वेट यूनिट के अंदर नेक्स्ट यूनिट की तरफ चलते हैं अपन।
देखो मैंने कहा वेट यूनिट चल रही है अपने पास। फर्स्ट क्या था, मास परसेंटेज है। सेकंड हम लोगों ने लिया एग्जांपल मोलेलिटी, और मोलेलिटी जो होता है उसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे, डिनोट करेंगे। तो क्या आएगा अपने पास, डेफिनेशन की बात करें तो 11th में था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolve in 1 kg solvent। ठीक है, मोलैलिटी है अपने पास, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg सॉल्वेंट। बहुत सिंपल सा है। 11th में अपने पास चैप्टर में था मोलैलिटी और मोलैरिटी दोनों था अपने पास। तो मोलैलिटी की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg सॉल्वेंट, इट्स कॉल्ड मोलैलिटी। तो अपने पास पता है कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, देन नंबर ऑफ moles of solute equals to mass of solute upon molar mass of solute। सपोज मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, W1 ग्राम है, और मोलर मास कितना ले लिया, M1। और जो अपने पास सॉल्वेंट का मास है, सॉल्वेंट 1 kg है, ठीक है। तो अपने पास क्या आएगा, मोलैलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है, W1 अपॉन M1 मल्टीप्लाई डिसॉल्व इन 1 kg सॉल्वेंट। तो यहां पर किसका वेट आएगा, किसका मास आएगा, सॉल्वेंट का मास आएगा। सपोज सॉल्वेंट का मास है W2 हमने लिखा मास ऑफ सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट का मास अगर सपोज करिए अपने पास ग्राम में गिवन है, तो उसे किस में कन्वर्ट करना होगा, केजी में कन्वर्ट करना होगा। तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 1000 से। तो मोलैलिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, W1 अपॉन M1 मल्टीप्लाई W2। अगर सॉल्वेंट ग्राम में है तो उसको केजी में कन्वर्ट करना है, इसलिए हम इसको 1000 डिवाइड करेंगे। तो जब 1000 डिवाइड करेंगे 1000 कहां जाएगा, अपर साइड में आ जाएगा। तो क्या बन गया, W1 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन M1 मल्टीप्लाई W2। क्लियर है। ये फॉर्मूला हम लोगों ने 11th में डिस्कस किया हुआ है कि अगर अपने पास ग्राम है उसको केजी में कन्वर्ट करना होता है हमेशा, क्योंकि 1 kg सॉल्वेंट लेते हैं। और अगर क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी केजी में गिवन है वैल्यू, तो हमें यहाँ पर 1000 की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ पर केजी में वैल्यू को लिख सकते हैं। तो ये अपने पास मोलैलिटी का फॉर्मूला आ गया अपने पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg सॉल्वेंट। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ weight is मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन यूनिट था, ये भी हम लोगों ने 11th में डिस्कस किया था। मोल फ्रैक्शन क्या होता है अपने पास, हम यूं लिख सकते हैं रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन। तो यहां पर अपने पास मोल फ्रैक्शन क्या है, एक्चुअली मोल फ्रैक्शन एक्चुअली अपने पास एक रेशियो है किसका, कोई भी कंपोनेंट इसका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, उसका नंबर ऑफ मोल्स और टोटल नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो होता है। सपोज मेरे पास कोई सॉल्यूशन है, उसमें A और B दो कंपोनेंट है, इन दोनों कंपोनेंट से मिलकर क्या बना अपने पास, सॉल्यूशन बना है। देन नंबर ऑफ मोल्स Na एंड Nb, ठीक है। देन मोल फ्रैक्शन ऑफ A, अगर A का मोल फ्रैक्शन निकालना तो मोल फ्रैक्शन को X से रिप्रेजेंट किया, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन। बिकॉज अपने पास यहाँ पर दो ही कंपोनेंट है और दोनों कंपोनेंट का मोल्स क्या है, Na और Nb है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, Na प्लस Nb। तो A का मोल फ्रैक्शन आ गया। सिमिलरली अपन यहाँ पर क्या करें, B का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो Xb इक्वल्स टू Nb अपॉन Na plus Nb। मोल फ्रैक्शन ऑफ B इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट B अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन। क्लियर है। यहां पर एक चीज ध्यान रखना है कि जितने भी नंबर ऑफ मोल्स होते हैं या मोल फ्रैक्शन होता है, ठीक है, सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शंस
ऑफ सॉल्यूशन ऑलवेज इक्वल टू 1। सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट है उन सबके जो मोल फ्रैक्शन का सम होगा वो हमेशा कितना होगा, 1 होगा। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, दोनों का सम कितना होगा, XA प्लस XB इक्वल्स टू 1। अगर 3 कंपोनेंट्स होते, सपोज गए 3 कंपोनेंट्स से A B C, तो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन A, मोल फ्रैक्शन B, मोल फ्रैक्शन C, तीनों का सम कितना हो जाएगा, 1 होगा अपने पास। ठीक है, तो सॉल्यूशन में कितने भी कंपोनेंट हो उससे कोई मैटर नहीं करता, लेकिन उन सभी कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा कितना होगा, 1 होगा। ये अपने पास मोल फ्रैक्शन यूनिट है। तो तीनों यूनिट जो है वो हम लोग प्रीवियस क्लास के अंदर पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और यहां पर हमने वापस इनका जो फॉर्मूला है वो नोट किया है, मास परसेंटेज, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। नोट कीजिए इसको। ठीक है, अब देखते हैं हम इसके बेस में कुछ क्वेश्चंस, कि क्वेश्चंस कैसे जो है न्यूमेरिकल्स को हम लोगों को सॉल्व करना है। सपोज अपने पास क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास परसेंटेज, calculate the mass percentage of aspirin in acetonitrile when 6.5 gram of एस्प्रिन C9H8O4, एस्प्रिन का फॉर्मूला है C9H8O4, when 6.5 ग्राम ऑफ एस्प्रिन इज डिसॉल्व इन 450 ग्राम ऑफ एसिटोनाइट्राइल CH3Cl। 450 ग्राम ऑफ एसिटोनाइट्राइल के अंदर हम लोगों ने डिसॉल्व किया है, किसको डिसॉल्व किया है, 6.5 ग्राम ऑफ एस्प्रिन को। तो कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ एस्प्रिन। अब देखो, सबसे पहले अपने पास जो एग्जाम में करने का तरीका है वो क्या है अपने पास, यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो जो सॉल्यूशन होगा वहां पर हम क्या लिखेंगे, मास परसेंटेज W/W इक्वल्स टू मास ऑफ एस्प्रिन अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। हमेशा अपने को फॉर्मूला सबसे पहले लिखना है, क्योंकि फॉर्मूले के मार्किंग होती है। ठीक है, सीबीएसई हो या आरबीएसई हो, अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है तो उसमें जो क्वेश्चन का टोटल मार्क्स है वो हमेशा डिवाइड किया हुआ होता है। तो फर्स्ट अपन क्या लिखते हैं, फॉर्मूला लिखेंगे अपन यहाँ पर, देन हम लोग क्या करेंगे, मास ऑफ एस्प्रिन, मास ऑफ एस्प्रिन C9H8O4 इक्वल्स टू 6.5 ग्राम, विद यूनिट लिखना है अपने को हमेशा। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन अपने पास गिवन नहीं है तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। सॉल्यूशन क्या होता है, तो अपन लिखेंगे यहाँ पर पहले फॉर्मूला, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट के फॉर्म में अपने पास क्या है, एस्प्रिन है, और सॉल्वेंट के फॉर्म में कितना है अपने पास, एसिटोनाइट्राइल। तो हम लोगों ने क्या किया, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ये क्या आएगा अपने पास, सम कर दिया इसका अपन ने, 0.5 6 5 11 और सॉरी 6 एज इट इज रहेगा अपने पास। ठीक है, और 4 5 6.5, ये अपने पास क्या आ गया, मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। क्लियर है। अब देखो अपने पास मास ऑफ एस्प्रिन भी आ गया, मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया, वैल्यूज को यहाँ पर प्लेस करना है तो रिजल्ट आ जाएगा मास परसेंटेज ऑफ एस्प्रिन इक्वल्स टू 6.5 अपॉन 456.5 मल्टीप्लाई 100। ये आ गया एस्प्रिन का मास परसेंटेज। अगर यहाँ पर एसिटोनाइट्राइल का मास परसेंटेज ही पूछा हो तो अपन क्या लिखेंगे, मास परसेंटेज ऑफ एसिटोनाइट्राइल इक्वल्स टू कितना लिखना है, 450 अपॉन 456.5 मल्टीप्लाई 100।
और इसका अल्टरनेट क्या लिख सकते हैं, अगर सपोज हमने एस्पिरिन निकाल लिया है तो 100 माइनस मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन, तो 100 में से एस्पिरिन को लेस कर दे, क्योंकि अपने पास दो ही कंपोनेंट थे, तो अपन यहाँ पर इजीली मास परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है अपने पास? तो मास परसेंटेज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो वैल्यूज दिया होता है उसको इस तरह से अपने को सॉल्व करना होता है। ठीक है, हम एक और क्वेश्चन करते हैं। अब सपोज एक क्वेश्चन है, a solution is 25% water, 25% ethanol and 50% acetic acid, 50% acetic acid. Calculate the mole fraction of each component. यहां पर हमको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन का जो अपने पास फॉर्मूला था वो क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करना है, यहां पर इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो हमने क्या किया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2, टोटल सॉल्यूशन कितना अज्यूम किया अपन ने, 100 ग्राम अज्यूम किया है, तो उसमें से 25 ग्राम किसका हो गया, H2 का, तो मास ऑफ H2 25 ग्राम, और मोलर मास ऑफ H2 कितना होगा, मोलर मास ऑफ H2 कितना होता है भाई, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कितना हो गया, 18 हो गया। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 क्या होगा, अमाउंट या मास ऑफ H2 अपॉन मोलर मास ऑफ H2। सिमिलरली हम लोगों ने निकाला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल। ठीक है, तो इथेनॉल का मास कितना है, 25 ग्राम, मोलर मास निकाले यहाँ पर, 2 कार्बन है, 12 एटॉमिक मास है अपने पास, 6 हाइड्रोजन है अपने पास, वैल्यू 1 है, और 1 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो कितना हो गया अपने पास, 24 प्लस 6 30, 30 प्लस 16 46 आ गया। तो यहाँ पर अपन ने इसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया। लास्ट क्या करना अपने को, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का मास कितना है, 50 ग्राम है, मोलर मास निकाले, 2 कार्बन 12, हाइड्रोजन कितना है 4, और ऑक्सीजन कितना है 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो कितना हो गया, 24 प्लस 4 प्लस 32। ठीक है, कितना हो गया अपने पास, ये 60 हो गया, तो यहाँ पर हमने 60 से डिवाइड कर दिया। तो क्या आ गया हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक, सबका नंबर ऑफ मोल्स आ गया अपने पास। अब क्या करना है, अपने को मोल फ्रैक्शन निकालना है। इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन, दिस वन इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ H2। सिमिलर अपने पास वैल्यू होगा, अगर इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन। ठीक है, और अगर अपने पास मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड कैलकुलेट करना है तो हम उसमें क्या लिखेंगे, 50 अपॉन 60 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन। क्लियर है? तो ये अपने पास मोल फ्रैक्शन का कैलकुलेशन हो गया। जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सब का मोल फ्रैक्शन जो है इस फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं। नोट करो इसको। क्लियर है? एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट अपने पास है 2.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 2.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, मोलर मास गिवन है 180, आर डिसॉल्व इन 30 ग्राम ऑफ वाटर।
dissolved in 30 gram of water. Calculate molality and mole fraction. तो फर्स्ट पॉइंट हमको कैलकुलेट करना है इसका मोलैलिटी, स्मॉल m कैलकुलेट करना है। तो स्मॉल m का फॉर्मूला क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलेगा भाई, देखो इसका मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट, कितना है मास 2.8 ग्राम। ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 180, तो इधर क्या आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गया। मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है अपने पास, कितना है वाटर कितना दे रखा है 30 ग्राम, इसको केजी में कन्वर्ट करने के क्या करना होगा 1000 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, देन मोलैलिटी इक्वल्स टू क्या होगा 2.8 अपॉन 180 मल्टीप्लाई 30 अपॉन 1000 है, तो 1000 कहां गया ऊपर आ गया। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन आ गया मोलैलिटी का। डायरेक्ट अप्रोच वाला क्वेश्चन है, कहीं कुछ नहीं करना, फॉर्मूला बेस्ड था, डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज रखनी है और मोलैलिटी कैलकुलेट हो जाएगा। अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है इसके अंदर तो अपन क्या लिखेंगे मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन के नंबर ऑफ मोल्स की रिक्वायरमेंट है, ग्लूकोज का नंबर ऑफ मोल्स आया कितना 2.8 अपॉन 180 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 इक्वल्स टू कितना होगा मास ऑफ H2O अपन नंबर ऑफ सॉरी मोलर मास 18। तो मोल फ्रैक्शन कैसा आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन। ये अपने पास मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया अपने पास। फॉर्मूला जो बेस क्वेश्चन है, डायरेक्ट अप्रोच वाले क्वेश्चंस जो है वो हम लोगों ने यहाँ पर अभी डिस्कस किया है। तो डायरेक्ट अप्रोच वाले क्वेश्चन आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोगों का, मोलैलिटी का, मोल फ्रैक्शन का और मास परसेंटेज का। तो ये अपने पास थे वेट यूनिट। आज हम लोगों ने केवल वेट यूनिट किया है, क्योंकि हम लोग इसको बहुत स्लोली आगे मूव करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, दोनों ही बोर्ड में बनता है, सीबीएसई आरबीआई दोनों के अंदर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है कंसंट्रेशन यूनिट्स के ऊपर, इसलिए हम इसको बहुत स्लोली इसको आगे लेंगे अपन। आज हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, साथ के साथ है नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है हम लोग करेंगे वेट वॉल्यूम यूनिट में नॉर्मेलिटी एंड मोलैलिटी, और दोनों यूनिट के साथ हम लोग करेंगे क्वेश्चंस, और उसके बाद थर्ड जो क्लास होगा उसमें कंबाइंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे, जितने भी अपने पास यूनिट्स हैं उन सबको लेकर। ठीक है, तो हमारा जो ये कंसेप्ट है कंसंट्रेशन यूनिट्स का कंसेप्ट है वो अपना 3 क्लासेस में चलेगा। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने किया है यहाँ पर केवल वेट यूनिट, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी और एग्जांपल्स, और लास्ट क्लास के अंदर हम टोटल ओवरऑल एग्जांपल्स के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो हम लोगों ने प्रैक्टिस किया है, जो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस किया है, इसको और प्रैक्टिस करना है आप लोगों को, फॉर्मूला क्लियर करना है, ताकि हम लोग एग्जाम के अंदर कहीं कोई मिस ना करें। थैंक यू।